एक बार फिर हाजिर है एवाई न्यूज़ के फेसबुक लाइव पेज पर। आज हमारे साथ में मौजूद हैं मिस्टर अजय सिंह राजपूत, जो कि प्राचार्य हैं सेंट्रल एकेडमी अजमेर के। तो आज इनसे बात करना चाहेंगे जो कि एजुकेशन को लेकर जो भी विचार चल रहे हैं, जो विचारधाराएं बदल रही हैं। तो आपको बता दूं कि हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, सर बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर, धन्यवाद आपने मेरे को बुलाया है उसके लिए जी। तो सर सवाल कुछ ऐसे हैं कि पूरी जनता में इस तरह की विचारधाराएं चल रही है, तो आज आपसे सारी चीजें हम क्लियर करेंगे और साथ ही साथ कुछ सवाल हैं जो पूछ लूँ आपसे कि निजी स्कूलों पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो स्कूल्स हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं या फिर आरोप है उनका कि वो फीस वसूल रहे हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर जितने भी निजी स्कूल कार्य कर रहे हैं, बेसिकली वो निजी स्कूल जिसके पीछे कोई कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं है, वो सारे स्कूल अपने कर्मचारियों की प्रति माह की सैलरी फीस के द्वारा देते हैं। ये कोई बिजनेस हाउसेस नहीं है जिनके पास भी अथाह पैसा हो या पैसा कहीं से आ रहा हो, या ये वो नहीं है जो प्रॉफिट्स मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। ये सारे स्कूल्स जितने भी हैं चल रहे हैं वो फीस कलेक्ट करते हैं और फीस कलेक्ट करने के बाद अपने टीचर्स, ऑफिशियल स्टाफ, जो अदर देन हेल्पिंग स्टाफ है, सबको पर महीने की सैलरी उसी से देते हैं। आपसे ही मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब हमारे पास फीस ही नहीं आएगी तो जो लोग हमसे एसोसिएटेड है, एक स्कूल से 50 से कम 50 से 100 लोग एसोसिएटेड होते हैं जिनकी सैलरीज वहां से होती है, तो वो सैलरी कहाँ से होगी? उनका भी परिवार है, वो कहाँ से चलेगा? यानी अगर 50 कर्मचारी एक स्कूल में कार्य कर रहे हैं तो अगर मैं उसको 3 से भी मल्टीप्लाई करूँ तो 150 लोगों का परिवार उस स्कूल से चलता है, तो वो परिवार कहाँ से चलेगा? ये सीधा ये है कि सर्किल है पूरा। अगर फीस आएगी तो ही हम सैलरी पे कर सकेंगे। ठीक है, अगर लोग कहते हैं कि हाँ फीस नहीं लेनी चाहिए, ठीक है हम फीस नहीं लेते तो पैरेलल सैलरी भी नहीं हो पाएगी, लेकिन ये ऐसा नहीं पॉसिबल है क्योंकि उनका भी कर्मचारियों का परिवार है, हमारे एम्प्लॉय का भी परिवार है, उनको भी परिवार चलाना है। तो वैसा वर्षा है, फीस आएगी तो ही हम सैलरी दे पाएंगे। और वैसे भी गवर्नमेंट ने जो भी समय समय पे आदेश दिए हमने उनकी सारी पालना करी है। और अभी भी सरकार और एजुकेशन डिपार्टमेंट, चाहे राजस्थान का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीएसई का हो, हम उसकी पालना पूरी तरह से करें। तो जैसा कि आप लोग ये जान पा रहे हैं कि फीस को लेकर जो भी आपकी विचारधाराएं हैं, हमारे साथ जो मौजूद है मिस्टर अजय सिंह जी, वो आपको हर बात का जवाब देंगे और साथ ही साथ सारी आपकी विचारों को स्पष्ट करेंगे। तो दूसरा सवाल ले लेते हैं सर आपसे कि जिस तरह की मुहिम अभी चल रही है ऑनलाइन क्लासेस की, तो ये सर आप थोड़ा बता पाएंगे हमारे व्यूअर्स को कि कितनी कारगर सिद्ध हो सकती है? देखिए, ऑनलाइन क्लासेस अभी जो समय चल रहा है, लॉकडाउन करीब 20 मार्च से हो गया था राजस्थान में और 20 मार्च के बाद से ही सारे स्टूडेंट्स घर पे हैं। अगर आप ऑनलाइन नहीं टीचिंग कराएंगे तो आप देखिए एक सेशन में वैसे ही हम वर्किंग डेज की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज 210 के आसपास टोटल होते हैं, 365 में से बाकी सारी हॉलीडेज रहती हैं। और इस विश्व व्यापक महामारी जो अभी आई, पेंडेमिक आया, उसको लेके हमारी 20 मार्च से ही पूरा देश लॉकडाउन की कंडीशन में है। अगर हम ऑनलाइन टीचिंग नहीं कराएंगे तो बच्चा अपनी कोर्सेज से दूर हो जाएगा, बच्चा अपनी स्टडीज से दूर हो जाएगा, डे टू डे एक्टिविटी से दूर हो जाएगा और बच्चा काफ़ी लिथार्जिक हो जाएगा। मतलब उसको वो पढ़ाई से, अगर आप सिंपल सी, अगर किसी इंसान को 2 महीने 3 महीने घर में बंद कर देते हैं और उसके बाद उसको किसी काम के लिए करने के लिए बोलते हैं, वो नहीं कर पाता है। और बच्चे का मानसिकता ये होती है कि पढ़ाई से जैसे जैसे वो दूर होता जाता है तो उसको इस पर स्टडी करने में काफ़ी मुश्किल आती है। ऑनलाइन टीचिंग से एटलीस्ट वो अपने टीचर्स के लिंक में रहता है, अपनी स्टडी के लिंक में रहता है। मैं ये नहीं कहता कि ऑनलाइन टीचिंग 100% सक्सेसफुल है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी हद तक वो स्टूडेंट की मदद करती है और वो डेली रूटीन लाइफ में अपनी स्टडी के निकट रहता है और कुछ ना कुछ उसको सीखने को मिलता है। ऑनलाइन टीचिंग में न्यू इनोवेशंस डेली हो रहे हैं, सारे स्कूल अपने हिसाब से इनोवेशंस कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं, उसको और ज़्यादा फ्रूटफुल बना रहे हैं, और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना रहे हैं। तो ऑनलाइन टीचिंग से हमें मदद बच्चों को मेरे हिसाब से डेली मिल रही है और ऑनलाइन टीचिंग ही आज एक मेथड है जिसके कारण बच्चे, स्कूल और टीचर्स और स्टडी, हम चारों को कोरिलेट करा सकते हैं। तो जैसे कि आपको भी बता रहे हैं, हर आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि व्यूअर्स अगर चाहें तो ऑनलाइन भी अपने सवाल पूछ सकते हैं हमारे फेसबुक लाइव पेज के ऊपर आकर। तो सर तीसरा सवाल ले लेते हैं आपसे कि जो स्टडी मटेरियल जो अवेलेबल करा रहे हैं लॉकडाउन के अंतर्गत, अगर ये लंबे समय तक चलता है तो सर इसको किस नज़र से देखते हैं आप, आपकी इसकी प्रति क्या राय है? देखिए, अभी जो स्टडी मटेरियल जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं उसका एक तरीका है कि जो रिलेटेड हमारे टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड टीचर्स पहले नोट्स बनाता है। सारे नोट्स बनाने के बाद उससे रिलेटेड वर्कशीट बनाता है,
वर्कशीट बनाने के बाद उससे रिलेटेड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करता है और ये सारा स्कूल सॉफ्टवेयर के द्वारा बच्चों तक पहुंचता है। और उसी की पैरेलल क्लास जो लाइव क्लास है वो ऑनलाइन क्लास हम जिसे बोलते हैं वो टीचर लेता है। तो जो भी स्टडी मटेरियल है वो नोट्स के फॉर्म में बच्चों तक अवेलेबल हो जाता है उसको, और उसी का एक्सप्लेनेशन टीचर फिर ऑनलाइन क्लासेस में करता है और उससे रिलेटेड वर्कशीट को फिर वो बच्चा घर पे भी करता है, और अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है, क्वेरी आती है, तो ऑनलाइन क्लासेस में डायरेक्ट वो टीचर से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर ये लॉकडाउन अगर बढ़ता भी है, जितना अगर अभी सुनाई दिया कि 30 जून तक रहे, लेकिन 30 जून के बाद भी बढ़ता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या आने वाली है। और जिस तरह से क्लास में टीचिंग होती है उसी तरह से बच्चा घर पर टीचिंग करा। और इसमें एक चीज़ और है कि क्लासरूम टीचिंग में पेरेंट्स इतना ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि टीचर की किस तरह से स्टडी करा रहा है, ये नोट्स का फॉर्मेशन ठीक है या नहीं है। घर पे बैठ के जब ऑनलाइन टीचिंग करता है तो पेरेंट्स भी उसको वॉच कर रहे हैं, तो यहाँ पे टीचर ज़्यादा विजिलेंट है, स्कूल ज़्यादा विजिलेंट है और वो ज़्यादा अच्छी तरह से मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है और ऑनलाइन क्लासेस भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हो रही है। तो सर इसमें ये भी आज बात जोड़ना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड सारी बातें कर रहे हैं, और हो सकता है कि आवश्यक भी हो, क्योंकि एजुकेशन से बच्चा अगर बिल्कुल डिस्टेंस में आ जाएगा तो उस पर बहुत असर पड़ेगा। लेकिन कहीं बात करें कि उसके खेल कूद की या उसकी मानसिक स्थिति जो है, जो कि आमतौर पर विद्यालयों में जो भी पीरियड हुआ करता था खेलने का या घर से बाहर जाके भी खेल पाता था, तो उसके लिए बच्चे पर जो मानसिक स्थिति पर जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब किस तरह से पेरेंट्स या उसको उसके गार्जियंस उसको इन्वॉल्व करें या फिजिकल उसको इन्वॉल्वमेंट के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए सर, अभी जैसे कि पेंडेमिक कंडीशन है तो वैसे ही घर से बाहर निकलना पूरी तरह से रेस्ट्रिक्शन है। तो जो रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, तो मैं भी पेरेंट्स से ये गुजारिश करता हूँ कि किसी तरह से बच्चों को बाहर नहीं निकलने दिया जाए। और रही उनकी फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट की बात, तो स्कूल अपने लेवल पे जो कर रहे हैं फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, वो ये कर रहे हैं कि जैसे कि हम हमारे स्कूल की बात करते हैं कि हमने बच्चों को डेली एक पीरियड योगा क्लासेस और मेडिटेशन क्लासेस का दिया हुआ है। उसमें हमारा जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है वो डेली बच्चों को ऑनलाइन योगा कराता है, मेडिटेशन कराता है, प्लस हम एरोबिक्स भी अब चालू करने वाले हैं। तो जो फिजिकल डेवलपमेंट का पोर्शन है वो घर में ही पूरा हो रहा है, तो इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और वैसे भी आज का माहौल देखा जाए तो बहुत कम बच्चे ऐसे होते थे तो जो घर से बाहर निकलना पसंद करते थे, तो क्योंकि आजकल के ज़माने में बच्चे मोबाइल पे ज़्यादा खेलते थे। तो मेरे हिसाब से इस पीरियड में, आज के पीरियड में अगर घर बैठ के बच्चा योगा भी कर रहा है, मेडिटेशन भी कर रहा है, एरोबिक्स भी कर रहा है, और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि म्यूजिक क्लासेस भी, डांस एंड म्यूजिक क्लासेस भी हम लाइव बच्चों को करा सकें, तो ये बहुत जल्दी ये भी करने वाले हैं। तो ये सारी कमियाँ मुझे नहीं लगती कि रह पाएंगी, बहुत जल्दी ये दूर हो जाएंगे और बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट भी हो पाएगा। तो जितने दर्शकगण अभी देख रहे हैं लाइव, उनको बता दूं कि जिस तरह से सर एक एक चीज़ के बारे में अपना कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बच्चे के सकारात्मकता या फिर उसके आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं सहायक है। तो आगे फिर एक सवाल ले लेते हैं सर कि सीबीएसई के पैटर्न पर जो आरबीएसई ने फॉर्म किया है कि जैसे कि जो परीक्षाएं हैं वो नहीं लेने का विचार कर रही है, तो उस बारे में सर आपकी क्या राय है? देखिए, अभी जो मुझे सुनाई दिया है कल ही कि आरबीएसई विचार कर रही है कि 10th के रिमेनिंग एग्जाम वो नहीं लें। मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगी, सीबीएसई ने भी 10th के रिमेनिंग एग्जाम नहीं लेने का डिसीजन लिया है और 12th के रिमेनिंग एग्जाम सीबीएसई ले रही है। तो 10th में भी सीबीएसई का ये था कि जो मेन पेपर्स थे, अगर मैं मेन पेपर्स की बात करूँ, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, मैथ्स और साइंस, वो सारे पेपर सीबीएसई के हो चुके हैं। तो रिमेनिंग जो वोकेशनल पेपर है और अदर एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उनके पेपर सीबीएसई नहीं ले रहा। राजस्थान बोर्ड ने जो डिसाइड किया है, नहीं किया, अभी मैं श्योर नहीं हूँ उस बारे में, क्योंकि वो शायद अभी डिसीजन कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी अगर राजस्थान बोर्ड अगर ये डिसीजन लेता है तो मेरी सोच है कि जो देश के हित को लेकर लेगा। और मेरे हिसाब से एक कहावत है हमारे कि जान है तो जान है, अगर हम जिंदा रहेंगे तो आगे बहुत कुछ कर सकेंगे। और अभी सबसे बड़ा हमारा जो फर्स्ट जो स्टेप हमें लेना है वो सिक्योरिटी का लेना है, सिक्योरिटी का और सेफ्टी का लेना है। तो सेफ्टी पर्पस को देखते हुए और बच्चों की लाइफ को देखते हुए, बच्चों की सिक्योरिटी को देखते हुए, बच्चों के फ्यूचर के देखते हुए शायद ये स्टेप सीबीएसई ने भी लिया, वो बहुत अच्छा, और आरबीएसई भी ले रही है, तो मेरे हिसाब से अच्छा स्टेप। तो सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी तो कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, लेकिन आप अगर देखें तो कि लॉकडाउन जब खुलता है तो उसके बाद क्या क्या सावधानी बरतनी होगी विद्यालयों को या फिर जो भी कोचिंग सेंटर्स हैं जहाँ भी बच्चे जाते हैं, थोड़ा सा कुछ हटा दें। बिल्कुल, आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
रीज़न ये है कि देखिए चाहे शॉपिंग मॉल हो, चाहे होटल हो, और चाहे कहीं और जगह हो, वहाँ पे जाना या नहीं जाना ये एक पर्सनल डिसीजन हो सकता है। लेकिन स्कूल्स में बच्चों को जाना वो किसी का पर्सनल डिसीजन नहीं होगा, वो एक मैंडेटरी चीज़ है जो करनी पड़ेगी। हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचना पड़ेगा स्टडीज़ के लिए, अगर सरकार जब भी आदेश देती है और जब भी इस लॉकडाउन को ओपन करती है। तो स्कूल को वैसे तो सरकार गाइडलाइन जारी करेगी, जो भी गाइडलाइंस जो सरकार जारी करेगी वो स्कूल को फॉलो करना पड़ेगा, और उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए स्कूल क्या अपने लेवल पर कर सकता है वो स्कूल करेगा। लेकिन जो मेरी व्यक्तिगत सोच है, हम जो सोचते हैं, हमारा जो प्रशासन सोचता है वो ये है कि अगर लॉकडाउन ओपन होता है तो मेरे हिसाब से कि जैसे अगर स्कूल की स्ट्रेंथ, जो भी टोटल स्ट्रेंथ है, सपोज अगर एक स्कूल की 1200 स्ट्रेंथ है और हर क्लास में 2 सेक्शन है, तो मेरे हिसाब से स्टार्टिंग पीरियड में सबसे पहले स्कूल को सिर्फ 50% स्ट्रेंथ को पर डे बुलाना चाहिए। कि जैसे अगर 9th के 2 सेक्शन है तो एक सेक्शन को आज बुला ले और दूसरे सेक्शन को दूसरे दिन बुला ले। और आपके पास जो स्कूल में रूम्स है, नंबर रूम्स है, अगर जैसे CBSE ने कहा हुआ है कि नॉट मोर देन 40 स्टूडेंट इन अ क्लास, तो क्लास में 40 स्टूडेंट है तो एक क्लास में 20 स्टूडेंट को बैठा है, तो उससे डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। पहली चीज़ तो ये। सेकंड चीज़ ये है कि जिस भी साधन से बच्चा घर से निकल रहा है, स्कूल आ रहा है, पहले तो बच्चा सबसे पहले मास्क पहने, मास्क मैंडेटरी होना चाहिए बच्चों के लिए। और जिस भी साधन में स्कूल आ रहा है, जिस भी साधन में स्कूल आ रहा है, उस साधन को सबसे पहले सैनिटाइज किया जाए आधा घंटे पहले या पौन घंटे पहले। अगर सपोज करो स्कूल बस से आ रहा है तो बस को सैनिटाइज किया जाए, और अगर किसी प्राइवेट अपने किसी भी व्हीकल पर आ रहा है तो उसको सैनिटाइज किया जाए। सेकेंडली, अगर वो बस में एंट्री कर रहा है, तो अगर स्कूल बस में आ रहा है, बस में एंट्री कर रहा है, तो वहाँ पे जो भी बस में स्टाफ है वो बच्चे को चढ़ने से पहले उनको हैंड को सैनिटाइज करे और उसके बाद वो बसेस में बैठे। और जैसे मैंने कहा कि जब स्ट्रेंथ हम 50% ही बुलाएंगे तो बस में भी डिस्टेंस एक सीट छोड़ के वो हम बिठा सकते हैं। तो ये पहला होगा। बस से उतरने के बाद हर स्कूल को चाहिए कि वो अपने गेट पे ही एटलीस्ट 2 एम्प्लॉय को डेप्यूट करे जो हर बच्चे की थर्मल स्क्रीनिंग करे, और थर्मल स्क्रीनिंग करते हुए बच्चों की स्कूल में एंट्री कराएं। सेकेंडली, हर स्कूल को ये भी करना चाहिए मेरे हिसाब से कि जब स्कूल सुबह मॉर्निंग में ओपन हो उससे 1 घंटे पहले पूरे स्कूल को सैनिटाइज डेली करें, सारी क्लासेस को सैनिटाइज करें, डेली स्कूल को सैनिटाइज करें। उसके अलावा हर क्लासरूम के बाहर सैनिटाइजर अवेलेबल हो स्कूल की तरफ से, कि जैसे ही बच्चा जब स्कूल में एंट्री करे तो पहले क्लास से बाहर वो अपने हाथ को सैनिटाइज करे और उसके बाद वो अपनी क्लास में एंट्री करे। सिमिलरली, जब लंच पीरियड हो तो लंच के वक्त हम बच्चों को गार्डन में लंच कराएं, डिस्टेंस पे बैठा के लंच कराएं। और मेरी सोच ये है कि सारी क्लासेस का लंच एक साथ नहीं हो, कुछ क्लासेस का लंच अलग अलग पीरियड में लंच हो, और एक साथ मतलब जो डिस्टेंस है 2 या 3 मीटर के डिस्टेंस पर स्टूडेंट बैठे और अपना लंच करें, और लंच करने के बाद वापस जब क्लास में तो अपना हैंड सैनिटाइज करें, और हैंड सैनिटाइज करने के बाद वापस क्लास में बैठे। सिमिलरली, जो टीचर है वो टीचर भी मास्क लगाए, वो भी ग्लव्स पहने, और वो क्लास में जितने भी बोर्ड को उसको भी समय समय सैनिटाइज करते रहे। और जब स्कूल ओवर हो जाता है, छुट्टी हो, तो उस वक्त जब बच्चा स्कूल से निकले तो उससे पहले ही फिर वापस जिस भी कन्वेंस से जा रहा है उस कन्वेंस को वापस सैनिटाइज किया जाए, और जब वो कन्वेंस में बैठता है तो उसके हैंड को वापस सैनिटाइज किया जाए। तो ये एक प्रोसेस है जो मेरी सोच है। अगर इस प्रोसेस से को हम अगर फॉलो करेंगे तो मैक्सिमम हम एरिया कवर कर लेंगे कि किसी बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होगा। ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। और जो सरकार गाइडलाइन जारी करेगी, जो हम उसको स्कूल को फॉलो करें, स्ट्रिक्टली फॉलो करें, और अगर कोई स्कूल इसमें लीनियंसी दिखाता है तो उसके खिलाफ सरकार सक्सेस एक्शन ले, ये होना जरूरी है। तो जिस प्रकार चरणबद्ध तरीके से सर ने सारी चीज़ों के बारे में बताया है, तो कहीं ना कहीं कि बच्चा जो है वो देश का भविष्य है, और भविष्य को आगे सुधार के लिए आवश्यक हो जाता है कि जो बच्चों की स्ट्रेंथ है, मान लीजिए किसी बच्चे स्कूल की स्ट्रेंथ 500 है, तो कम से कम सर का कहना है कि 250 बच्चों को आप स्कूल में बुलाएं, ताकि उन बच्चों से सोशल डिस्टेंसिंग का धारण करके उससे बचा जा सके। तो सर एक आखिरी सवाल है जो कि थोड़ा सा लीक से हटकर, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये बात आती है, वो भी पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से अभी वेशभूषा या ड्रेसिंग मटेरियल हर जगह स्कूल का अवेलेबल होता है, मिलता है, तो क्या सर आने वाले समय में मास्क और ये सैनिटाइजर और जो ग्लव्स हैं ये कहीं स्कूल से मिलेंगे या फिर कहीं बाहर से पेरेंट्स को लेना होगा? सर देखिए, जो स्कूल ड्रेसेस अगर सेल करते हैं या पे काउंटर्स लगाते हैं,
उनका मेरे को नहीं मालूम, ना मैं उनके बारे में कुछ बोल सकता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात करूँ तो सेंट्रल अकेडमी जो हमारा विद्यालय है वो इतना ज़्यादा चैरिटी करता है और फिलैंथ्रोपिक वर्क्स में इंडल्ज है कि अगर दिन आरटी की बात करूँ कि आरटी में जो स्टूडेंट्स आते हैं हमारे यहाँ स्टडी करते हैं उनकी तो फीसेस सरकार देती है, लेकिन अदर आरटी सेंट्रल अकेडमी में पिछले 10 साल से हर साल 100 बच्चों को फ्री स्टडी कराया जाता है, उनकी ड्रेसेस फ्री दी जाती है और उनकी बुक्स फ्री दी जाती है और उनकी जो घर की रिक्वायरमेंट भी है वो भी स्कूल फुलफिल करता है। तो इस तरह का हमारा आचरण है और इसी आचरण पर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा स्कूल तो कभी भी इस तरह की चीज़ों को फॉलो नहीं करेगा, बल्कि हमने तो ये सोचा है कि हमारे जितना अगर स्कूल बहुत जल्दी जब भी ओपन होगा और सरकार बोलेगी ओपन होने के बाद हमारा विचार ये है कि हम तो सारे बच्चों को मास्क अपनी तरफ से फ्री डिस्ट्रीब्यूट करें। हमारे स्कूल में जो सैनिटाइजर भी होगा वो हम फ्री उपलब्ध कराएंगे, तो हम हर चीज़ फ्री अवेलेबल कराएंगे। दूसरे स्कूल के मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि अभी स्कूल्स में एक बहुत बड़ी समस्या आई है, क्योंकि अप्रैल से एडमिशन का पीरियड होता था और एडमिशन्स पूरी तरह से ऑफलाइन नहीं हो पा रहे, तो हर स्कूल ने अपने अपने ऑनलाइन एडमिशन्स का प्रोसेस भी चालू किया हुआ है। तो अगर किसी पेरेंट को किसी स्कूल में एडमिशन लेना है तो अपने वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन एडमिशन ले सकता है। हमारे सेंट्रल अकेडमी ने भी ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट करे हुए हैं, तो अगर किसी को भी सेंट्रल अकेडमी में एडमिशन लेना तो सेंट्रल अकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए और उसको क्लिक करके ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस में जा सकते हैं। तो जैसा कि हमारे साथ जो ये शख्सियत मौजूद है अजय सिंह राजपूत, जो कि सेंट्रल अकेडमी के प्राचार्य हैं, आज इन्होंने जो प्रकाश डाला है शिक्षा से जुड़े जो भी लोग थे, जो पेरेंट्स थे, अभिभावक थे, उनके कहीं ना कहीं ये दिमाग में ये विचारधारा थी कि भाई बच्चों को स्कूल को लेकर चिंतित थे, थोड़ा सा सीरियस थे कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जिस तरह से सर ने बताया तो मेरा मानना ये है कि और एवेंट न्यूज़ का मानना ये है कि हम सभी के दिमाग में जो बात आई है इससे कहीं ना कहीं हम खुलासा कर पाए होंगे कि अब हमें आगे क्या करना है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे बातचीत करने का, और शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती वक्त दे करके एवेंट न्यूज़ के ऊपर हमारे दर्शकों को रूबरू हुए सबने बताया। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा एवेंट न्यूज़ का और उनके जो मुख्य संपादक है मासूम जी, जिन्होंने मुझे समय दिया अपने चैनल पर और जो बातें रखी गई, ये बातें बहुत आज के समय पर बहुत ज़रूरी थी पेरेंट्स तक ये बातें पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, क्योंकि पेरेंट्स में लोगों में बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है कि स्कूल कमाई करना चाहता है इसलिए ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है। स्कूल कभी कमाई का जरिया नहीं होता। स्कूल एक सीक्रेट, एक पवित्र जगह है। जिस तरह से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च पवित्र होता है, स्कूल एक पवित्र जगह है जहाँ बच्चों के आचरण को, बिहेवियर को डेवलप किया जाता है और बच्चों में एक शिक्षा दी जाती है। जो हमारा गुरुकुल सिस्टम हुआ करता है कि बच्चों में हर प्रकार का ज्ञान देना ही स्कूल का मुख्य कर्तव्य है। तो स्कूल ज्ञानार्थ है, ना कि पैसा है। ये मेरी सोच है। वापस मैं एवेंट न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे समय दिया अपनी बात रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और फिर ताज़ा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए एवेंट न्यूज़। नाम है मनीष और मेरे साथ में है कैमरामैन।